मार्गदर्शक के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं निधि और हमेशा की तरह हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ मौजूद है ममता अवस्थी जी। ममता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू निधि। तो दोस्तों, जैसे कि परंपरा रही है इस शो की कि हम हमेशा ही अपने व्यूअर्स की प्रॉब्लम सॉल्व करते आए हैं, उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देते आए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे कि फीडबैक्स एंड क्वेरीज हमें मिलती आई है, इस बार एक काफी अजीब सी क्वेरीज हमें मिली है जो कहीं ना कहीं मौसम से रिलेट करती है। अच्छा। तो चलिए उसी बारे में बात करते हैं। पहला लेटर हमें लिखा है विनीता जी ने। विनीता जी का एक बेटा है शशांक। विनीता जी काफ़ी हाइजीन कॉन्शियस हैं, साफ सफाई का पूरा ख्याल रखती हैं, खान पान को लेकर भी काफ़ी पर्टिकुलर हैं। इसी तरह शशांक की पेरेंटिंग में भी वो पूरा ध्यान रखती है, हर चीज़ पर उनकी नज़र होती है। उसे साफ सुथरे कपड़े पहनाना, उसका कमरा साफ रखना, खान पान में हमेशा न्यूट्रिशियस यानी पौष्टिक चीज़ें देना और भी काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने मेंशन की है लेटर में। लेकिन फिर भी प्रॉब्लम यह है कि शशांक हर थोड़े समय में बीमार हो जाते हैं। विनीता जी को लगता है कि अपनी कॉलोनी के जब वो दूसरे बच्चों को देखती हैं जो अक्सर ग्राउंड में खेलते हैं, ज़्यादा हाइजीन से नहीं रहते हैं, वे बच्चे तो हेल्दी हैं, लेकिन शशांक जिसकी इतनी केयर होती है वो बीमार हो जाता है। तो ऐसा क्यों है? विनीता जी जानना चाहती है कि वो ऐसा क्या मिस कर रही हैं जो शशांक को हेल्दी नहीं रख पा रही हैं। अच्छा, ये एक हर मदर की एक बहुत ही कॉमन सी क्वेरी रहती है। और आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, एक एक दो दो बच्चे होते हैं, तो सारे पेरेंट्स वैसे भी अपने बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। कभी कभी वो ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है जितना रिक्वायर्ड नहीं होता है। तो इनसे मैं कहूँगी कि देखिए, ध्यान रखना एक बात होती है, आप अपने बच्चे के, बहुत अच्छी बात है कि आप उसके हर एस्पेक्ट का ध्यान रखती हैं जी। लेकिन ये भी हो सकता है कई बार कि उसके सारे सिस्टम में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत उसको एनर्जी रिलीज करने की भी आदत डालनी पड़ेगी आपको। मतलब कई बार मैंने देखा है कि इन्होंने तो खैर मेंशन नहीं किया, लेकिन मोस्टली मदर्स क्या करती हैं कि उस बच्चों को दूसरे बच्चों के साथ नहीं छोड़ती हैं, दूसरे बच्चों के साथ नहीं खेलने देती हैं, या फिर बाहर ले जाती हैं तो वो भी बहुत हाइजीनिक जगहों पे जाते हैं। बिल्कुल, इन्होंने जैसे कि मेंशन किया है कि दूसरे बच्चे जो ग्राउंड में खेलते हाँ, हैं और हाँ। हाइजीन से नहीं रहते हैं, दैट मीन्स कि शशांक कहीं ना कहीं नहीं खेलता होगा। नहीं खेलता होगा, मैं भी यही गेस करके मुझे लग रहा है। और अगर आप बहुत ज़्यादा कभी कभी जब पर्टिकुलर होते हैं तो आप अपने बच्चे के इम्यूनिटी सिस्टम को इफेक्ट करते हैं, अननोइंगली करते हैं। देखिए, इम्यूनिटी सिस्टम मतलब ये है कि हमारा शरीर जो होता है वो किसी भी इन्फेक्शन या किसी भी बीमारी के खिलाफ जब लड़ाई करता है, तो जब वो सक्सेसफुली लड़ के उसको पार कर लेता है तो हम कहते हैं हमारा इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा है। जब भी कोई बीमारी होती है अपने हम लोगों को, या जब भी कोई इन्फेक्शन होता है हम लोगों को, तो अपनी बॉडी में जर्म्स आ जाते हैं और हमारी बॉडी उन जर्म्स के खिलाफ लड़ाई शुरू कर देती है। जी। अगर जो हमारी बॉडी में सिम्टम्स शुरू हो जाएं किसी भी बीमारी के, मतलब सिम्टम शुरू होने के पहले अगर हम ठीक हो गए, हमें पता ही नहीं चला कि हम कब बीमार हुए, कब जर्म्स आए और कब हम ठीक हो गए, तो हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है। और अगर मान लीजिए हमारी बॉडी में सिम्टम्स शुरू हो गए, जैसे फीवर आना है, जैसे आपको खांसी आना है, जुकाम होना है, छोटे छोटे सिम्टम्स हैं, लेकिन अगर ये शुरू हो गए तो इसका मतलब आपका इम्यूनिटी सिस्टम खराब है। तो अगर आपको इम्यूनिटी सिस्टम को ध्यान से देखना है तो इंडियन सिनेरियो में देखिए, पॉल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि आप बहुत ज़्यादा अगर अपने आप को सराउंडिंग से दूर रखेंगे तो शायद आपके शरीर में वो एक टेंडेंसी डेवलप हो जाती है कि अगर आपको ज़रा सा भी बाहर एक्सपोज करना पड़ जाए फॉर एनी मीन्स, तो आप गड़बड़ा जाते हैं। इसलिए इनको मैं ये सजेस्ट करूँगी कि बच्चे को एक नॉर्मल लाइफ जीने दें, उसको जैसे स्कूल भी जा रहा है टिफ़िन शेयर करे, वो अपना बाकायदा दूसरों के साथ हाइजीन ज़रूर रखिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर चीज़ को एक लिमिट में रखिए। एक्सटेंट में आप अगर कर रही हैं तो आप उसके इम्यूनिटी सिस्टम को हार्म कर रही हैं। यहाँ मेरा कहने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि ये अपने बच्चे का ध्यान न रखें, ध्यान रखें, लेकिन उसको एक्सपोजर भी दें। अगर आप बाहर जा रहे हो या वो स्कूल जा रहे हैं, अगर आप हमेशा बॉइल्ड वाटर पिलाएंगे, उसको हमेशा आयनाइज वाटर पिलाएं, तो अगर मान लीजिए कभी आपको आउटिंग में ऐसी ज़रूरत पड़ जाए कि उसे पानी देना पड़े, तो डेफिनेटली वो पानी इसको नुकसान करेगा ही करेगा। इसलिए आप उसको एक नॉर्मल लाइफ जीने दीजिए, दूसरों के साथ घुल मिल के रहने दीजिए, और थोड़ा बहुत इंटरेक्शन में अगर रहेगा तो उसकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ेगी।
जी बिल्कुल, यानी ओवरऑल अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि विनीता जी ने शशांक को काफी सेफ जोन में रखा हुआ है, बहुत और इसी ज्यादा। वजह से थोड़ा सा भी अगर वो बाहर निकलते हैं तो उन्हें इन्फेक्शन या दूसरी हम्म। तरह की प्रॉब्लम्स होती है, और इसीलिए वो बीमार पड़ जाते हैं। तो विनीता जी, आपके लिए सजेशन यही है कि थोड़ा सा एक्सपोजर शशांक को दीजिए उसे। देखिए, मैं यहाँ पे विनीता जी को एक एग्जांपल देना चाहूँगी। जी मैं एक दो ऐसी फैमिलीज से भी मिली हुई हूँ जो इन्हीं की तरह के पेरेंट्स हैं। जी मतलब डॉक्टर्स के पास फ्रीक्वेंट जाते हैं, ज़रूरत हो या ना हो वो मेडिकल विजिट्स करते हैं बच्चे के बारे में पूरा ध्यान रखने के चक्कर में। यहाँ तक मैंने देखा है कि कुछ मदर्स जब बाहर जा रही हैं, बर्थडे पार्टी में जा रही हैं या और किसी पार्टी किसी में भी जा गेट रही हैं, टुगेदर किसी भी में। गेट टुगेदर में जा रही हैं, तो वो अपने साथ या तो बच्चे के लिए दलिया खिचड़ी या कॉर्नफ्लेक्स बना के लेके जाएंगी, ताकि बच्चे को उस वहाँ के खाने के टाइम के पहले ही इतना सारा घर का खाना खिला देंगी ताकि कि वो बच्चा बाहर वो का ना ना खा खा पाए। पाए। वो एक मेरे ख्याल से ये मदर्स की साइकोलॉजी में प्रॉब्लम है। आप अगर उस चक्कर में, कई बार मैं देख रही हूँ बच्चा ओवरवेट हो रहा है जी लेकिन मदर को नहीं दिख रहा, उसे लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा केयर कर रही है। हम्म तो इस टाइप का जो पेरेंटिंग है, इतना ओवर केयर भी अगर आप करेंगे जी तो आप अपने बच्चे को अलग ही कर रहे हैं। क्योंकि बच्चा तो बच्चा है, पार्टी में जाएगा, जब वो सबको खाते हुए देखता है तो कुछ ना कुछ खाता ही है, पर वो उसके लिए एक्स्ट्रा हो जाता है। हम्म तो आपको केवल यही ध्यान नहीं रखना है कि आप उसको खाना अच्छा दें, उसके कपड़े साफ सुथरे हों, पानी साफ सुथरा हो, ये भी ध्यान रखना है कि आप उसको जितना खिला रहे हैं वो उतनी एनर्जी रिलीज करे, हम्म उतना वो एक्सरसाइज करे, उतना आपको उसके साथ खेलना चाहिए या उसे खेलने दीजिए जी। खुली हवा में। एनवायरमेंट फ्रेंडली अगर उसे होने दिया जाए, ग्राउंड में खेलने दिया जाए, जी जैसे हाँ। कि अक्सर बच्चे पसंद भी करते हैं, तो वो उनके लिए कहीं ना कहीं वो फायदेमंद फायदा ही है। होगा उसके लिए। जी तो बिल्कुल। ऐसी पेरेंटिंग देख के मुझे खुद घबराहट होती है जब, तो बच्चा तो शायद अनोइंगली काफी घबरा जाता होगा। जी बोल नहीं पाते बच्चे, जानते नहीं हैं हर बात पेरेंट से पूछ के करना। मतलब एक बिस्किट भी अगर वो उठा रहे हैं तो भी नहीं नहीं ये घर का नहीं है, ये आंटी के यहाँ से मत खाइए, ये जो एटीट्यूड है, यही एटीट्यूड बच्चे की इम्यूनिटी सिस्टम को कम करता है, यानी एक्स्ट्रा केयर भी डेंजरस हो सकती है। डेंजरस होती है। ओवर पेरेंटिंग हमेशा डेंजरस है। तो ओके, शशांक के केस में हमने यही देखा कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम इम्यूनिटी सिस्टम को लेकर है, जो अक्सर वो बीमार पड़ जाते जी हैं। हाँ। तो चलिए इसी बारे में बात करते हैं और ये जानते हैं कि इम्यूनिटी सिस्टम को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं, जो जनरली हम लोग ध्यान नहीं देते इस बात पर, लेकिन अगर ये अफेक्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जानने की जरूरत जरूर है। ज़रूरत है। और हम कहेंगे कि इंदौर में और इंडियन कंटेक्स्ट में तो आजकल इम्यूनिटी की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। देखिए, इम्यूनिटी के ब्रॉड वे में अगर हम देखें तो दो एस्पेक्ट्स में हम कैटेगराइज कर सकते हैं इम्यूनिटी की प्रॉब्लम को। एक तो है एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। जी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम काफ़ी बढ़ चुकी है, और हम कई बार अपने प्रोग्राम्स में बहुत सारे फैक्टर्स को डिस्कस कर चुके हैं कि कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम के इम्बैलेंस में हमारी ही हैबिट्स, हमारी ही तरीके, हमारी लाइफस्टाइल ही रिस्पॉन्सिबल है। जी लेकिन क्योंकि आज इम्यूनिटी पे बात आई है, क्योंकि हमारी हेल्थ पे बात आई है, तो हम एक बार और ये चीज़ मेंशन करना चाहेंगे कि जो आजकल केमिकल इम्बैलेंस की सिचुएशन चल रही है, पानी में इंडस्ट्रीज़ का ज़्यादा पोल्यूटेड पानी जा रहा है, कितना भी आप उसको प्यूरिफाई करिए लेकिन वो केमिकल फ्री नहीं हो रहा है पानी, तो कहीं ना कहीं वो पानी को इफेक्टेड कर रहा है। आपका प्लास्टिक्स का यूज़, पॉलीथीन का यूज़, हालांकि बहुत कोशिश की जा रही है इनको कम करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी हमारे इकोसिस्टम को बहुत, क्योंकि ये टूटते नहीं हैं जी। ये अगर एक बार बन गए हैं तो इसको जब हम डिग्रेड करने की कोशिश करें तो वो डिग्रेड नहीं होते, इन्हें खत्म करना खत्म काफी करना मुश्किल है। असंभव है एक तरीके से। तो कार्बन का ये जो फॉर्म है वो हमारे लिए काफी नुकसानदायक है। एक और बहुत बहुत ही बड़ा एस्पेक्ट है जिसको कि दुनिया देख ही नहीं रही अभी फिलहाल, जिसपे कि केवल एनवायरमेंटलिस्ट की नजर गई है, वो है इलेक्ट्रॉनिक्स का हद से ज्यादा यूज होना। हर फील्ड में, जिंदगी के हर एस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंटर कर चुके हैं। रिमोट है, मोबाइल है, स्क्रीन्स हैं, रेडिएशंस हैं, कंप्यूटर्स हैं, मतलब माइक्रोवेव है, रेफ्रिजरेटर है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी डिवाइस आज ऐसा बच रहा है जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक चिप का इंटरफेरेंस ना हो, जी। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स ने हमारी लाइफ को काफ़ी कन्वीनियंट बना दिया है।
इस कन्वीनियंस के साथ जो एक बेसिक प्रॉब्लम आ रही है वो ये है कि एक तो शोबाजी बहुत बढ़ गई है। बिहेवियरली आप देखिए तो पहले के ज़माने से आज के ज़माने में बहुत फ़र्क आ गया है। यंगस्टर्स में ही क्या, मैं तो ओल्डीज़ में भी देख रही हूँ, नए गैजेट्स के प्रति उनका जो रुझान है वो बढ़ते चले जा रहा है। गैजेट स्टेटस सिंबल बन चुके हैं जी। अगर आप कोई गैजेट बहुत ज़्यादा दिनों तक यूज़ कर रहे हैं तो मतलब आप काफ़ी बैकवर्ड हैं। फ्रीक्वेंटली चेंज करना, मोबाइल चेंज हाँ, करना। अपने अप्लायंसेस चेंज करिए, मोबाइल्स चेंज करिए, अपने गैजेट्स चेंज करिए। और ये चेंज करिए जो मैं वर्ड यूज़ कर रही हूँ, इसके साथ हमको ये जोड़ना है कि अगर आप चेंज करते हैं, पुराना भले ही बेचते हैं या फेंक देते हैं, आप बहुत रिच हैं तो आप बेचेंगे नहीं, आप उसे जाने देते हैं, पर वो जो आप फेंक रहे हैं जी। वो भी एक वेस्ट है। और ये इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें भी जो हैं ये प्लास्टिक से ही, ये कार्बन के जिस पॉलीमर से बनी हुई हैं, ये डिग्रेडेबल नहीं है। तो वर्ल्ड में समझ लीजिए 1 मिलियन या 1 बिलियन पाउंड के इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बढ़ रहा है साल भर में। इतना इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है जो कि हम डिग्रेड नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका बढ़ना अपने आप में कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम होती जा रही है। ये काफ़ी नोटिसेबल चीज़ है, क्योंकि जनरली हम पॉल्यूशन का मतलब यही निकालते हैं कि गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, जी या हाँ। हम जो कचरा फेंक रहे हैं या पेड़ कट रहे हैं, इन वजह से जो एनवायरनमेंट में इम्बैलेंस हो रहा है वही है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट भी जो है काफ़ी बड़ा फैक्टर है। बहुत बड़ा फैक्टर है और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट पे ध्यान जाना अब ज़रूरी है। अगर हम सही मायने में अपने आप को लिटरेट कहते हैं तो हमें इस चीज़ के ऊपर अब ध्यान देना चाहिए। पेस्टिसाइड्स और ये जो फर्टिलाइजर्स वगैरह हैं, इनमें केमिकल्स का यूज़ देखिए बढ़ चुका है काफ़ी ज़्यादा। कई बार हम अनजाने में करते हैं लेकिन हम करते चले जा रहे हैं। हम प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए करें या क्वालिटी बढ़ाने के लिए करें या किसी भी फूड ग्रेन की या प्लांट्स की हम ब्यूटी बढ़ाने के लिए करें, हम जिस भी रीज़न से करें, हमको देखने में जो चीज़ हेल्दी दिख रही है वो शायद उतनी हेल्दी नहीं है। बिल्कुल, हाइब्रिड वेजिटेबल्स का केस सबसे ज़्यादा सामने आ रहा है। तो ये चीज़ें भी बहुत हेल्दी नहीं है, पुराने ज़माने वाली बात नहीं रही है जी। ऐसे ही एंटीबायोटिक्स का चलन है। जरा सा बीमार पड़ते हैं आप तुरंत एंटीबायोटिक लेके अपने आप को ठीक करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपकी लाइफस्टाइल ऐसी हो चुकी है कि आप बीमार होना अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक होने का भी वक्त नहीं है आपके पास। तो उसका एकदम इजी और फास्ट रेमेडी में आप एंटीबायोटिक ले लेते हैं। अगेन वो आपकी इम्यूनिटी को काफ़ी कम करता है। एक और चीज़ है जिसपे फिर से मैं ध्यान दिलाना चाहूँगी, जो नहीं जा रहा है ध्यान, जैसे हम अपने प्रोग्राम में हमेशा से हाईलाइट करते आए कि आप एनवायरनमेंट के साथ अपनी फ्रेंडलीनेस बढ़ाइए, है ना, नेचर के पास रहिए। लेकिन नेचर के पास रहने का कई लोग गलत अर्थ भी निकाल रहे हैं। मेरे पास कुछ क्वायरीज और लेटर्स ऐसे भी आए थे कि हमने घर में पौधे रख लिए हैं, कमरे में हमने ये वाले पौधे रखे हुए हैं जिनसे हमको काफ़ी अच्छा फीलिंग हो रहा है, हमने एक पेट पाल लिया है जिससे कि हम अपने बच्चों को फ्रेंडलीनेस सिखाएं। ठीक है, ये स्टेप्स अच्छे हैं जी। लेकिन कभी कभी आपको ये भी ध्यान रखना है कि एनिमल्स जो हैं, पेट्स जो हैं, पेट भी एक एनिमल है। एनिमल्स को अगर आप उनकी नॉर्मल जिंदगी नहीं जीने देते हैं तो आप उनकी इम्यूनिटी खत्म कर दे रहे हैं। देखिए, आप भले उन्हें कितना ही प्यार दीजिए पर आप उनको उनकी जिंदगी से दूर कर रहे हैं। तो एक पेट जो आपके घर में रहता है, एक सपोज हम एक डॉग की ही बात कर लें, तो जो एक पेट डॉग है उसमें उतनी ताकत नहीं होती, उतनी इम्यूनिटी नहीं होती जितना एक स्ट्रीट डॉग में होती है। अगेन द सेम थिंग, क्योंकि पेट भी अपनी सेफ जोन में है, तो वो उस चीज को नहीं सीख पाता। तो आप किसी भी चीज को उसकी नॉर्मल लाइफ जीने दीजिए। नॉर्मल आप बाहर निकल के उनसे मिलिए, न कि उन्हें अपने घर में लाके आप ये सोचें कि आपने बहुत बड़ा कोई काम किया है। ऐसा नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमारी अंडरस्टैंडिंग में चेंज आना बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ में वेस्ट को फॉलो करना ठीक नहीं है, वो भी इन्हीं प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अपना दिमाग भी हमें लगाना पड़ेगा। फिर कई बार मैं देख रही हूँ बिना मतलब कि जो नए फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज खुल रही हैं उनमें रिसर्चेस हो रहे हैं कई तरीके के, रिक्वायर्ड नहीं है। जैसे क्लोन बनाना रिक्वायर्ड नहीं है, क्यों रिक्वायर्ड है, लेकिन उस पर रिसर्च चल रहा है। नई चीज़ों की डिस्कवरी में कई बार अननेसेसरी चीज़ों की डिस्कवरी हो रही है, अननेसेसरी टाइप के फार्मास्यूटिकल ड्रग्स आ रहे हैं ताकत बढ़ाने के लिए, ये करने के लिए। जब आपको है नॉर्मल ताकत, आप इंसान रहिए,
एनिमल बनने की कोशिश नहीं करिए तो आपकी 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। बिल्कुल। तो ये जो अनवांटेड रिसर्च है इसके भी बहुत सारा गार्बेज निकल रहा है। इसमें भी बहुत सारे ऐसे वायरल शैतान पैदा हो रहे हैं, एक तरीके से मुझे कहना चाहिए, जो कि डिग्रेडेबल नहीं हो रहे हैं। ये वायरस जो लैब्स में पैदा हो रही है, ये वायरस एनवायरनमेंट में ही घुल रही है। बिल्कुल तो सही। कहीं ना कहीं अत्यधिक टेक्नोलॉजी में जाना, टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज़ करना, ह्यूमन रेंज से बाहर जाने की कोशिश करना, ये भी बहुत सारे तरीके के वायरसेस को जनरेट कर रही है। जी। एक और मैं ध्यान दिलाना चाहूँगी, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है टेफ्लॉन का यूज़। आजकल देखिए नॉनस्टिक तवे, नॉनस्टिक कुकर, नॉनस्टिक बर्तनों का चलन बहुत बढ़ गया है। ये बहुत जल्दी गर्म भी होते हैं, खाना भी बहुत जल्दी पकता है, तेल बहुत कम लगता है। इनके एडवर्टाइजमेंट में ये चीज़ हाईलाइट की जाती है कि आप कम तेल में बनाएंगे तो नॉन स्टिकी फूड बनेगा। लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि ये नॉन स्टिक मटेरियल जो टेफ्लॉन होता है, ये बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है। इसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो अब ये धीरे धीरे कुकिंग अप्लायंसेस से आगे बढ़ चुका है। इसका यूज़ बिल्डिंग मटेरियल में यूज़ किया जाने लगा है ताकि दमदार सरफेस मिल सके। तो कहीं ना कहीं टेफ्लॉन बहुत ज़्यादा नॉन इको फ्रेंडली है। इसको भी आप अवॉइड करिए। आपको कम तेल में, कम घी में खाना बनाना है, वो आप नॉर्मल बर्तन में भी बनाएंगे तो भी बनेगा जी। ये आपकी हैबिट के ऊपर है। हाँ, आप आंच कम रखिए, आप ज़्यादा तेज़ आंच पे मत बनाइए, तो आप किसी भी बर्तन में बना सकते हैं खाना, वो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप ये सोचें कि आप टेफ्लॉन यूज़ करके आप कोई बहुत हेल्दी हैबिट जनरेट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। टेफ्लॉन भी नॉन डिग्रेडेबल है। जब आप उसे फेंक देते हैं तो उसका कोई यूज़ नहीं होता है, हमारा डस्ट बढ़ रहा है। तो इस तरह से आप देखिए कि बहुत सारे हमारी ही हैबिट्स में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से नई बीमारियां जनरेट हो रही है, और छोटी छोटी सी चीज़ें जो डेली रूटीन का हिस्सा है हमारे। हाँ, लेकिन हम उसको जानते नहीं हैं। ऐसे ही देखिए कुछ पोल्यूशन ऐसा बढ़ रहा है जिसमें ये इंडस्ट्रियल पोल्यूशन की जो मैं बात कर रही थी, तो कई इंडस्ट्रीज़ हैं, इंदौर के आसपास भी हैं, तो उन इंडस्ट्रीज से जो धुआं निकलता है और जो उनसे पानी में पोल्यूशन जा रहा है, दोनों ही केसेस में वातावरण में हेवी मेटल्स का यूज़ बढ़ गया है। हेवी मेटल में भी बहुत सारे नुकसान होते हैं। सबसे ज़्यादा नुकसानदायक मेटल जिसका लेवल बढ़ते जा रहा है वो मर्क्यूरी है। मर्क्यूरी का जो लेवल बढ़ रहा है, उस वजह से WBC काउंट जो है हमारा, वो कम होते जा रहा है। वो WBC को मैं एक्सप्लेन करूँ यहाँ पे, हमारे ब्लड में दो तरीके के पार्टिकल्स होते हैं, कॉर्पसल्स होते हैं। एक होता है RBC, जिससे कि रक्त का कलर रेड होता है, रेड ब्लड कॉर्पसल्स हैं, और दूसरे वाइट ब्लड कॉर्पसल्स होते हैं। तो जो वाइट ब्लड कॉर्पसल्स होते हैं, ये बीमारी से लड़ने की ताकत रखते हैं। मर्क्यूरी का बढ़ना सराउंडिंग में WBC के प्रोडक्शन को इफेक्ट कर रहा है, तो एल्यूमिनियम का बढ़ना भी इफेक्ट कर रहा है। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनसे कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। कैडमियम है, कैडमियम हमारी किडनी को बहुत नुकसान हुआ। तो ये सारे हेवी मेटल्स हैं, अपने लिवर, किडनी और जो हमारे T सेल प्रोडक्शंस हैं, T सेल प्रोडक्शन माने वो किलर सेल्स माने जाते हैं जी। इनके ऊपर बहुत असर पड़ रहा है हेवी मेटल्स के बढ़ने का। कहीं ना कहीं हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसे पॉल्यूशन से दूर रहें जी। तो देखा आपने, बातें छोटी छोटी सी है, कहीं ना कहीं हमारे डेली रूटीन से जुड़ी हुई है, इसलिए हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बहुत इजीली अफेक्ट कर सकती है। तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम न्यूट्रिशियस फूड लें और अपने इम्यूनिटी सिस्टम को थोड़ा सा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करें, तो हम कहीं ना कहीं ये जो वेदर इन्फेक्शंस होते हैं इनसे बच सकते हैं। हाँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले लेटर की। अगला लेटर हमें लिखा है पीयूष जी ने, जो कि एक सेटल्ड फैमिली से है। इनकी वाइफ है सपना, और 2 बेटे भी हैं। सपना जी हाउसवाइफ हैं। इनका बड़ा बेटा जो है, उनकी शादी हो चुकी है और वो अब्रॉड में सेटल्ड है। वहीं छोटा बेटा मुंबई में रहकर पढ़ाई कर रहा है, हॉस्टलर है। पीयूष जी की फैमिली फाइनेंशियली साउंड है। सपना जी भी जो है काफ़ी वेल नेचर्ड रही है, सारी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से संभाली है उन्होंने, वो सबकी पसंदीदा फैमिली मेंबर है। बहुत अच्छी बात। बट द प्रॉब्लम इज कि सपना जी कुछ समय से खुश नहीं रह पा रही हैं। पिछले कुछ समय से पीयूष जी देख रहे हैं कि सपना जी को लगातार सिर दर्द की शिकायत रह रही है,
घर में वैसे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्ट्रेस की कोई वजह नहीं है, घर में सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, फिर भी सपना जी के साथ ये प्रॉब्लम क्यों है वो नहीं समझ पा रहे हैं। डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहते हैं पीयूष जी, लेकिन जो सपना जी है वो डॉक्टर के नाम से ही इरिटेट हो जाती है। अब ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए? है तो चिंता की बात, और मुझे बहुत खुशी है कि इनको अपनी वाइफ की इतनी चिंता है, बहुत अच्छी बात है। कहीं ना कहीं सपना जी के साथ मुझे लगता है कि भले ही इन लोगों को लग रहा है कि स्ट्रेस नहीं है, लेकिन कोई ना कोई स्ट्रेस ज़रूर इन्वॉल्व है। उनसे बात करके कोशिश करनी चाहिए, और जहाँ तक मुझे लग रहा है सपना जी को थोड़ा समय अपने बच्चों के पास छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इनके दोनों बच्चे बाहर हैं। पॉसिबल है कि उनको कहीं सबकॉन्शियस में लोनलीनेस लगता हो, और वो इस बात को बोल नहीं पा रही हो, क्योंकि उनकी फैमिली उन्हें इतना प्यार देती है कि वो इस चीज़ से को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही। तो स्ट्रेस देखिए शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों टाइप का होता है, हम कभी रियलाइज नहीं कर पाते। शॉर्ट टर्म स्ट्रेस जो होते हैं वो नॉर्मल शोबाजी, गुस्सा आना या किसी के कुछ बोल देने से परेशान होने से होता है, तो उसके सिम्टम्स बड़े छोटे होते हैं। सपना जी का सिम्टम कुछ अलग लग रहा है मुझे, ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेस का केस लग रहा है, और वो भले ही विजिबल नहीं रहा होगा लेकिन वो रहा होगा इनको। तो ज़रूरी है कि वो डॉक्टर को दिखाएं, और एक और चीज़ का ध्यान रखें कि कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस क्रिएट करके रखें जिससे कि सपना जी का मूड अच्छा रहे। मूड से बहुत फर्क पड़ता है, यानी उनका जो थॉट है वो स्ट्रेस की तरफ जाए ही ना, उनसे स्ट्रेस की कोई बात की ही ना जाए, बस कुछ ऐसे काम किए जाए जिससे कि इनका मूड अच्छा रहे। अगर इनका मूड अच्छा रहेगा तो ऑटोमेटिकली वो हेल्दी फील करेंगी। आउटिंग पे ले जाएं, दूसरी जगह ले जाएं। बिल्कुल, यानी मूड चेंज करना सबसे पहला पॉइंट तो यही है वही। और अगर ये बच्चों के साथ रहती है तो कहीं ना कहीं इनका स्ट्रेस जरूर कम ज़्यादा रिलीज होगा। इनका इंटरेक्शन बढ़ाना ज़रूरी है बच्चों से, और जो लाइफ ये अभी तक कंफर्ट की जी रही हैं उससे हट के भी इनको कोई दूसरी लाइफ में ले जाना चाहिए। एक्टिविटीज, कुछ सोशल वर्क में ले जाएं, कुछ उनसे ज़्यादा दुखी लोगों से उनको मिलवाएं, जो ओल्ड एज होम्स में ले जाएं, तो शायद उनको चेंज मिलेगा और उनको अपनी यूटिलिटी रियलाइज होगी। ये स्ट्रेस एक टिपिकल स्ट्रेस है जो दिख नहीं रहा है पर है। जी, तो यानी ये कुछ एक अलग रीजन हो गया तबीयत खराब होने का। ये इम्यूनिटी सिस्टम से रिलेटेड ये इम्यूनिटी सिस्टम से रिलेटेड है, क्योंकि स्ट्रेस भी इम्यूनिटी को कम करता है। यानी अभी भी इम्यूनिटी सिस्टम को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स बचे हुए हैं। तो अब ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया, आप वो भी बता दीजिए। देखिए जैसे ये स्ट्रेस है, एक तो फैक्टर स्ट्रेस ही निकला है। स्ट्रेस से आपकी इम्यूनिटी ज़रूर कम होती है, क्योंकि हमारी बॉडी का हर सिम्टम जो है वो हमारे ब्रेन से कनेक्टेड होता है। जी। तो अगर हम सेटिस्फाइड नहीं हैं, अगर हम डिप्रेशन में हैं, अगर हम खुश नहीं हैं, तो डेफिनेटली हम थोड़े बीमार खुद ही फील करने लगते हैं अपने आप में, और हम कोई भी काम को बहुत एंथुसियास्टिकली नहीं करते। जी। दूसरा फैक्टर जो एक मेजर फैक्टर है वो जो हमारे हाथ में नहीं है, वो है एजिंग का फैक्टर। एज के साथ आपका इम्यूनिटी सिस्टम थोड़ा कम हो ही जाता है, क्योंकि रीज़न ये होता है ना, जब आप बीमार पड़ते हैं फ्रीक्वेंटली, बार बार कभी कभार जब बीमार हो रहे हैं, तो बीमारी के साथ आपके WBC यूज़ होते चले जाते हैं। जी। तो वो जो WBCs इनएक्टिव होते जा रहे हैं, वो एक जगह इकट्ठा होके पड़े होते हैं, जिनका कि हम कोई यूज़ नहीं कर पाते। तो अगर इस टाइप का डीएक्टिवेटेड काउंट बढ़ता है तो हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम वीक होते चले जाता है। जी। तो जो आप अगर आपको अपनी एजिंग के साथ फिट रहना है तो एजिंग के साथ कोशिश करिए कि आपको कोई इन्फेक्शन ना हो और आप बीमार ना पड़े। जी। एक फैक्टर है जिसपे हमारा पूरा कंट्रोल है, हमको रखना चाहिए, वो है अल्कोहल। अल्कोहल बहुत बड़ा फैक्टर है इम्यूनिटी को कम करने में। आजकल अल्कोहल का इंटेक बढ़ ही गया है। जितनी अवेयरनेस बढ़ रही है उसके साथ मैं देख रही हूँ कि नेगेटिव एस्पेक्ट को हाईलाइट ज़्यादा कर ले रहा है यूथ एज वेल एज ओल्ड पीपल, क्योंकि अल्कोहल के साथ एक ये जुड़ा हुआ है कॉज कि आप अगर थोड़ा बहुत अल्कोहल लेते हैं तो वो आपको नुकसान नहीं करता, बल्कि आपको और हेल्दी बनाता है। वो थोड़ा बहुत थोड़ा है, मतलब थोड़ा बहुत का ये मतलब नहीं कि आप रोज थोड़ा बहुत लें। वो थोड़ा बहुत का मतलब है आपने कभी हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार ले लिया, वो भी या 2 बार ले लिया, हाँ लिमिटेड ले लिया, उसको इस लिमिट में लीजिए कि आपको एडिक्शन ना हो। लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता है। अल्कोहलिज्म इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि अल्कोहल लेना एक फैशन हो गया है, एक स्टेटस सिंबल हो गया है।
है ना। और अल्कोहल लेने की टेंडेंसी निधि इसलिए बढ़ती जा रही है, मेनली मैं जो फील करती हूँ, क्योंकि अल्कोहल लेने के बाद हमारी बॉडी के जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज हैं, कहीं दर्द है, कोई तकलीफ है, तो वो हम फील नहीं करते जी। तो नॉर्मल लाइफ इतनी स्ट्रेस्ड हो गई है कि आपकी बॉडी अक्सर स्ट्रेस्ड रहती है। अल्कोहल लेने के बाद इंसान यूँ फील करता है कि उसको हाँ कोई दर्द ही नहीं है। इस फीलिंग को पाने के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा अल्कोहलिज्म की तरफ जा रहा है। वैसे यूथ में टेंडेंसी काफी बढ़ गई है स्ट्रेस फ्री रहने के लिए, थोड़ा सा कूल कूल, होने के हाँ, लिए, ये रिलैक्स कूल होने एटीट्यूड के लिए। लिए। लेकिन आपको अगर अपनी बॉडी के सिम्टम्स को जानना है, दर्द को जानना है, तो आपको जानना ज़रूरी है, उससे दूर भागने से नहीं आप उसकी रेमेडी निकाल सकते। जी। तो कहीं ना कहीं अल्कोहलिज्म को कंट्रोल करते हुए हम अपने जो बॉडी की जो ऑक्सीजन एक्टिविटी होती है रेट ऑफ फ्लो ऑफ ऑक्सीजन है, उसको भी रेगुलेट करते हैं। जी। इसलिए मेरा कहना है कि प्रॉब्लम से दूर मत भागिए, प्रॉब्लम को फेस करना सीखिए। अल्कोहल लीजिए पर सिर्फ उतना जितने में आप हेल्दी रह सकें और एडिक्ट ना हो। वो भी आपको टिपिकल हर मौसम का डोज अलग होता है। इफ नेसेसरी अगर आप हेल्दी हैं तो आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है। बिना मतलब की दवाइयाँ भी नहीं खानी चाहिए। कई बार मदर्स जो हैं वो बच्चा हेल्दी है, अच्छा भला है, हाँ, प्रोटीन सप्लाई कर रही हैं, कैल्शियम आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं, ब्लड आप में मतलब आयरन कैप्सूल्स एक्स्ट्रा दे रहे हैं, टॉनिक्स देते हैं बच्चों को एक्स्ट्रा। जब नहीं रिक्वायर्ड है तो आप मत दीजिए, उससे भी बच्चे की इम्यूनिटी कम होती, खत्म होती है। जी। एक और फैक्टर जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो है स्मोक का। स्मोक का डायरेक्ट इनहेलेशन अगर होता है तब तो हम कई बार रेडियो एक्टिव इनहेलेशंस भी कर ले रहे हैं, और इनडायरेक्ट इनहेलेशन भी है जो टोबैको वगैरह के थ्रू है। जो लोग खुद ही सिगरेट पीते हैं वो अपना नुकसान तो करते ही हैं, लेकिन अपने सराउंडिंग में जो वो एक्सहेल कर रहे हैं, जो बाहर निकाल रहे हैं, वो भी दूसरों के लिए इक्वली डैमेज करता है। पैसिव स्मोकिंग जिसे कहते हैं, वो भी उतनी डेंजरस है। आपका सिस्टम डेफिनेटली अफेक्टेड होना ही होना है। आजकल जो कुछ टोबैकोज आ रहे हैं जिनसे एडिक्शन होता है, उनमें ये तक पाया गया है कि इसके कैडमियम के पार्टिकल्स या अल्फा पार्टिकल्स मिलते हैं। अल्फा पार्टिकल्स एक तरीके के रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स हैं। तो आप सोच लीजिए कि आप सीधे रेडियो एक्टिव पार्टिकल को इनहेल कर रहे हैं, आप रियलाइज भी नहीं कर रहे हैं, आप अपने लंग्स तक न्यूक्लियर रेडिएशन को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप एक्सहेल करते हैं तो आप अपने सराउंडिंग को नुकसान पहुंचाते हैं, आपने अपने निकट जो प्रिय लोग हैं आपके, आप उनको तकलीफ देते हैं। एक और एस्पेक्ट जिसको कि मैं यंगस्टर्स को खासकर हाईलाइट करना चाहूँगी, वो है धूप या विटामिन डी की डेफिशिएंसी। यंग लोगों में गोरे दिखने की चाहत, सुंदर दिखने की चाहत, कॉस्मेटिक्स का एक्स्ट्रा यूज़ करना, और हमेशा एसी में बैठे रहना, बंद कमरों में रहना, एक्सरसाइज भी करेंगे तो जिम में करेंगे, बाहर निकल के नहीं निकलेंगे, बाहर निकलेंगे तो 4 व्हीलर में निकलेंगे। कुल मिला के उन्होंने पूरी सर्कमस्टेंसेस, पूरी अपनी लाइफस्टाइल ऐसे डिज़ाइन की हुई है कि उनका धूप के साथ इंटरेक्शन कम हो गया, फ्री हो गया। तो उस वजह से विटामिन डी की डेफिशिएंसी बढ़ी जाती है, और विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से बहुत सारी बीमारियां बढ़ रही हैं, क्योंकि विटामिन डी हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा एक्टिव हार्मोन्स को जनरेट करता है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक कारण है इम्यूनिटी कम होने। तो ये था आज का मार्गदर्शन, जहां हमने जाना कि मौसम के बदलाव के साथ साथ हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, अपने इम्यूनिटी सिस्टम को किस तरह से स्ट्रांग बनाना चाहिए ताकि हम हेल्दी रह सके। अगली बार फिर मिलेंगे। कोई भी फीडबैक या क्वेरी आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है margdarshak.city@gmail.com। अपनी बातें हमसे जरूर शेयर कीजिए। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।